So welcome back in my channel, myself Dr. Shivaji Pawar, and today I am making this video just for Mumbai University students because they have the exam and on student demand what the last minute preparation for the subject BEEE. In Mumbai University this subject is called as BEEE. So one day or if you have 1.5 day how you can proceed for this one. क्योंकि इंजीनियरिंग में पता है कि हम पहले पढ़ते नहीं और जो पहले पढ़ते हैं वो इंजीनियर बना नहीं करते, तो इंजीनियर की पढ़ाई हमेशा लास्ट नाइट को ही होती है। तो लास्ट नाइट या वन डे पे आपको क्या क्या करना है वो सारा ध्यान से सुनते हैं। तो लास्ट मिनट रिवीजन में सब्जेक्ट का नाम लिख रहा हूं मैं BEEE बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट भी अवेलेबल है एंड ये डिमांडेड वीडियो है, डिटेल वीडियो आई विल पुट आफ्टरवर्ड्स। सो टोटल मार्क्स फॉर योर पेपर इज जस्ट 60 मार्क्स। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट that if you have one day, आपके पास अगर एक भी दिन है तो it is more than sufficient to pass this subject. So simple subject is there. So total marks will be the 60. If you think about the question number 1, तो question number 1 consists of 15 marks and in 15 marks there are 5 sub question A, B, C, D and E, and maybe there is you have to solve 5, so maybe there is a 7 questions and out of 7 you have to solve the 5 sub questions. So each sub question covers the 3 marks. Each sub question weightage will be the 3 marks. And this question is a compulsory for you. Compulsory and it is from all the models. सारे मॉडल से एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको 3 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, जिसमें हो सकता है 2 या 3 न्यूमेरिकल हो और 2 या 3 आपके थ्योरी क्वेश्चंस हो। तो पहला पार्ट ये रहेगा कि क्वेश्चन पेपर नंबर 1 में 3 मार्क के 5 क्वेश्चन रहेंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली 2 पार्ट रहेंगे उसमें ए एंड बी। ए का वेटेज रहेगा 10 मार्क और ये मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल रहेगा एंड 5 मार्क की यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चंस रहेंगे। 5 मार्क का एक थ्योरी क्वेश्चंस रहेगा, तो टोटल वेटेज यहाँ हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी 15। इसके अंदर क्या क्या आएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा प्रेडिक्शन ये रहेगा कि इसके अंदर आपको एक केवीएल और केसीएल का सम रहेगा, केवीएल और केसीएल का सम रहेगा एंड जो बी पार्ट रहेगा इसमें एक थ्योरी आ सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सिमिलर रहेगा जिसमें ए एंड बी सेक्शंस रहेंगे। ए सेक्शन में वापस आपका न्यूमेरिकल आएगा 10 मार्क का एंड बी क्वेश्चन में थ्योरी आएगी 5 मार्क की। और ये जो न्यूमेरिकल रहेगा आई गेस दैट मे बी ऑन थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम और मैक्सिमम पावर, नॉर्टन और मैक्सिमम पावर, ये 2 थ्योरम के ऊपर ये रहेगा और थ्योरी पार्ट में वेरी होगा। तो थ्योरी क्वेश्चंस में लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो ध्यान रखना है कि आपको जब आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 2 न्यूमेरिकल को फोकस करना है, पहले केवीएल एंड केसीएल। दे आर वेरी सिंपल। तो केवीएल केसीएल अगर आपने अच्छी तरह से कर दिया और थेवेनिन्स नॉर्टन्स में भी अगर आप आरटीएच या आरएन इतना भी स्टेप करते तो आधे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करते क्वेश्चन 2 एंड 3 तो ऑलमोस्ट आपका बहुत सारा पेपर का काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 रफली अगर देखेंगे तो ये 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, ए बी एंड सी, जिसमें वेटेज में भी रहेगा 654। तो 6 मार्क की न्यूमेरिकल रहेगी। ये न्यूमेरिकल यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एसी सर्किट, 5 मार्क की थ्योरी और ये भी 4 मार्क की रहेगी आपकी थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा ये भी क्वेश्चन 654 का पैटर्न रहेगा, जिसमें हो सकता है और एक न्यूमेरिकल रहेगा और ये न्यूमेरिकल आपका एसी पैरेलल सर्किट का रहेगा। एसी पैरेलल सर्किट, और ये काफी सिंपल टॉपिक है, एसी पैरेलल सर्किट एज कंपेयर टू एसी सीरीज सर्किट। एंड 4 मार्क की वापस 5 और 4 मार्क की यहां रहेगी थ्योरी। एंड क्वेश्चन नंबर 6 वापस स्प्लिट अप होगा ए बी एंड सी पार्ट में, जिसमें वेटेज वापस 654 ऐसा ही रहेगा। और हो सकता है कि ये 4, 5, 6 में पूरा का पूरा एक थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाएगा, मतलब नो न्यूमेरिकल इन दैट। सो अनदर एडवांटेज ऑफ दिस पेपर दैट क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव टू सॉल्व, देन 1 थ्योरी क्वेश्चन इफ यू सॉल्व, देन ऑलमोस्ट आपके 2 क्वेश्चन 30 मार्क का सिलेबस हो जाएगा दिस पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2, 3 या क्वेश्चन नंबर 4, 5 ये जोड़ी आपको उठाना है। अगर आपका डीसी स्ट्रॉन्ग है, डीसी सर्किट अगर स्ट्रॉन्ग है तो मैं सजेस्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में से जो भी थ्योरी रहेगा एंड देन यू कॉन्सेंट्रेट ऑन क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 वेयर यू हैव टू प्रैक्टिस केवीएल केसीएल, थेवेनिन्स नॉर्टन एंड मैक्सिमम थ्योरम। तो ऑटोमेटिकली आपका सारा पेपर कवर हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों का ऐसे अच्छा रहता है, तो जिनका भी ऐसे अच्छा रहेगा दे कैन गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4, 5,
जिसके अंदर एक न्यूमेरिकल रहेगा एसी सीरीज सर्किट के ऊपर और एक न्यूमेरिकल रहेगा एसी पैरेलल के ऊपर। तो अगर आपका एसी भी स्ट्रांग है तो थ्योरी के सपोर्ट से आप 4-5 कर सकते हैं और डीसी को पूरा ऑप्शन में डाल सकते हैं। तो आप अगर डीसी को ऑप्शन में डालते हैं, कभी कभी गड़बड़ हो सकती है कि हाँ एक एसी का एक डीसी का एक एसी का एक डीसी का हो गया, तो हो सकता है कि आपका थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगी। बट आई डोंट फील कि ये पेपर पैटर्न में पासिंग के लिए ज्यादा मुश्किल रहेगा, क्योंकि 60 मार्क्स से आपको 24 मार्क लेना बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप अच्छी तरह से करते हैं तो 15 मार्क मिल जाएंगे, और ये क्वेश्चन एक थ्योरी वाला हो जाएगा तो 15-15-30। ये दो क्वेश्चन भी अपने अच्छी तरह से सॉल्व किए तो वी कम क्लोजर टू 20। केवीएल केसीएल का एक आधा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया तो मैटर इज वेरी सिंपल फॉर यू। सो दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी टू वर्क ऑन दिस। वंस अगेन आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, 15 मार्क का होगा। कितने सब क्वेश्चन सॉल्व करना है, 5, जिसके अंदर 2 या 3 थ्योरी या 2 या 3 प्रॉब्लम, और छोटे छोटे प्रॉब्लम्स रहेंगे। कौन से रहेंगे दैट आई विल एक्सप्लेन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ब्रॉड कैंडिडेट में देखेंगे तो ए और बी पार्ट में रहेगा, जिसमें ए पार्ट आपका 10 मार्क का न्यूमेरिकल रहेगा, 5 मार्क की थ्योरी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में ए पार्ट 10 मार्क का न्यूमेरिकल, 5 मार्क का थ्योरी। तो ये सिंपल क्वेश्चन 2 एंड 3 आई एक्सपेक्ट कि मोस्टली डीसी सर्किट पे रहेगा, तो आपको डीसी सर्किट अगर स्ट्रॉन्ग करते तो 1, 2, 3 एंड 6 या 5 में आपका काम खत्म हो जाएगा। या अगर आपका एसी अच्छा है तो एसी में भी 2 न्यूमेरिकल आ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4A एंड 5A या 6A में, और बचा हुआ पार्ट आपका थ्योरेटिकल रहेगा। तो देखा जाए तो मैक्सिमम थ्योरी क्वेश्चंस पे भी आप मतलब आपको टोटल यू कैन एक्सपेक्ट 4 to 5 न्यूमेरिकल्स ओनली, और ये 4 to 5 न्यूमेरिकल आपको भी पता है आपके सिलेबस के हिसाब से एसी या डीसी में आने वाले। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पैनिक नहीं करना है। पैनिक अगर हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा, और मैंने पहले ही कहा है कि एक रात काफी है, एक रात में आप आराम से बीडब्ल्यू सब्जेक्ट आराम से क्लियर कर सकते हो। सो अभी हम बात करते हैं कि मैंने अभी रफली स्ट्रक्चर बता दिया कि बीडब्ल्यू पेपर में क्या आने वाला है टोटल या कैसे। तो अभी हम थोड़ा सा लिस्ट आउट करते हैं कि कौन कौन से थ्योरी क्वेश्चन को आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहला थ्योरी क्वेश्चन आपको करना है, पहले हम बात करते हैं मॉड्यूल की डीसी की, कि डीसी में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पहला सा टॉपिक है आपका डीसी सर्किट, और ये डीसी सर्किट में क्या करना चाहिए। तो मैंने पहले ही कहा कि डीसी सर्किट में अगर हम थ्योरी एक साइड रखेंगे और न्यूमेरिकल एक साइड रखेंगे तो क्या आ सकता है थ्योरी और न्यूमेरिकल्स में। तो मैंने पहले ही कहा कि थ्योरी क्वेश्चन जरा लिस्ट आउट करते। तो पहला थ्योरी क्वेश्चंस डीसी में आपको ध्यान से करना है वो है आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज एंड करंट सोर्स। व्हाट इज आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज एंड करंट सोर्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद सेकंड थ्योरी क्वेश्चंस अगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टॉपिक पे, तो स्टार एंड डेल्टा के फॉर्मूले, स्टार एंड डेल्टा के कन्वर्जन फॉर्मूलेस। उसके बाद तीसरा पार्ट आप इस चैप्टर में थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू कर सकते हैं कि बाहर ऑल थ्योरम्स, मतलब ऑल थ्योरम के स्टेटमेंट्स। तीसरा काम आप क्या कर सकते हैं, ऑल थ्योरम के स्टेटमेंट्स, वो अच्छी तरह से आपको करना है, और ये पहले 2 घंटे में आराम से हो जाएगा। और चौथा ज्यादा पॉपुलर इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा स्टेट एंड प्रूव मोस्ट प्रोबेबल मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम और सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेट एंड प्रूफ सुपरपोजिशन। इसके अलावा आप डीसी में ज्यादा थ्योरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो मैंने वापस रिपीट किया, क्या करना है, आइडियल एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होता है, स्टार डेल्टा के कन्वर्जन फॉर्मूलेस, सारे थ्योरम के स्टेटमेंट, वेदर वो केवीएल हो, केसीएल हो, थेवेनिन, नॉर्टन, मैक्सिमम, और उसके बाद अगर डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाए तो स्टेट एंड प्रूफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो इतने क्वेश्चंस भी आपने 4 या 5 क्वेश्चन थ्योरी के कर दिए तो भी आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। और न्यूमेरिकल्स में आपको भी पता है कि 2 ग्रुप रहेंगे, 2 क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल आएंगे 10 मार्क के लिए। तो पहला ग्रुप आपका रहेगा केवीएल और केसीएल, ये 100% होना चाहिए आपसे, सो सिंपल है, 10 मार्क के लिए। और दूसरे ग्रुप में अगर आप जाएंगे तो इसके अंदर आएगा थेवेनिन थ्योरम, जिसके अंदर आएगा थेवेनिन थ्योरम या नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम या मैक्सिमम पावर।
ये तीनों में से एक सम आएगी, तो ये 10 मार्क और ये 10 मार्क अगर आपने पकड़ लिए और यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में इसका रफली 6 मार्क का वेटेज पकड़ लिया, तो डीसी भी अगर आप अच्छा करते हो तो डीसी का रफली वेटेज आएगा 26 मार्क्स। सो जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपका पहले 3 घंटे में, फर्स्ट 3 आवर्स में आपका फोकस रहना चाहिए व्हाट इज आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, उसका मीनिंग, उसका कन्वर्जन, देन स्टार डेल्टास के फॉर्मूलेस बाय ऐड करो, फिर थेवेनिन्स थ्योरम या सारे थ्योरम के स्टेटमेंट्स, थ्योरम स्टेटमेंट आपको अच्छी तरह से करना है, और उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव, सुपरपोजिशन एंड थेवेनिन्स, सॉरी मैक्सिमम पावर। ये अगर थ्योरी पार्ट आपने कवर कर लिया, और थ्योरी पार्ट कैसे करना है, ओनली पढ़ना नहीं है, एक बार लिख के निकालो, बिकॉज व्हेन यू राइट देन इट इज ऑलवेज इजी टू रिमेंबर, क्योंकि हम इमेज अंदर डालते हैं, हम डेटा अंदर नहीं डाल सकते। तो लास्ट एंड में आपको ये काम करना है, और जब भी वक्त मिलेगा डोंट वेस्ट टाइम नाउ न्यूमेरिकल बिकॉज यू हैव वेरी लेस टाइम, तो just practice 1 or 2 sum from KVL, 1 and 2 sum from KCL, and similarly 1 or 2 sum from Thevenin's and 1 and 2 sums from Norton's। तो ये पहले 3 घंटे में आपको, या 4 घंटे में मैक्सिमम 3 या 4 आवर्स देना है आपको ज्यादा से ज्यादा टू फिनिश द डीसी सर्किट पार्ट। ये अगर आप क्रैक करते हैं तो आपका 20 to 25 मार्क का काम आराम से हो जाएगा। सो ये हो गया आपका पहला चैप्टर का रिवीजन। उसके बाद सिलेबस के हिसाब से आपका दूसरा चैप्टर आएगा जो बहुत सारे बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, दैट इज कॉल्ड एज एसी सर्किट। अभी पहले बात करते हैं कि एसी सर्किट में थ्योरी क्या आ सकती है और न्यूमेरिकल क्या आ सकते हैं। एसी सर्किट में थ्योरी क्या होगी और न्यूमेरिकल्स क्या कर सकते हैं आप, थ्योरी क्या होगी और न्यूमेरिकल्स क्या होंगे। तो अगर हम थ्योरी के ऊपर बात करेंगे तो थ्योरी क्वेश्चंस मैं पहले ही यहां लिख के रखता हूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू। उसके बाद आपका रहेगा फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर। ये जो एसी फंडामेंटल में से जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये सबसे पहले आपको बाहर करनी है। ये होने के बाद 3 डेरिवेशन मैंने कहा था कि एक बार जाने के पहले देखो, एसी करंट थ्रू प्योर आर, एल एंड सी। इसमें से एक आधा डेरिवेशन बाय चांस दे पूछ सकते हैं कि एसी करंट थ्रू प्योर आर, एसी करंट थ्रू प्योर एल, एसी करंट थ्रू प्योर सी। ये डेरिवेशन सिंपल है, जरा एक बार ध्यान देके अगर आप करोगे तो मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, यू कैन इजीली डू। उसके बाद जो आपका तीसरा क्वेश्चन आएगा, उस तीसरा क्वेश्चन रहेगा आपका कंसेप्ट ऑफ पावर फैक्टर, कंसेप्ट ऑफ पावर फैक्टर एंड पावर ट्रायंगल, कंसेप्ट ऑफ पावर फैक्टर एंड पावर ट्रायंगल, जिसके अंदर पावर फैक्टर इज अ कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, सो सिंपल डेफिनेशन। एंड देन पावर ट्रायंगल क्या रहेगा, 3 पावर रहती है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपैरेंट पावर। तो उसका एक ट्रायंगल बना के आपको तीनों फॉर्मूले अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है और उसका एक अंदर एप्लीकेशन। सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद अगर हम जाएंगे तो रेजोनेंस, कंडीशन फॉर आरएलसी सीरीज, कंडीशन फॉर आरएलसी सीरीज एंड पैरेलल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही, कंडीशन फॉर सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस, कंडीशन फॉर सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आराम से आ सकता है 100%, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ना। उसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो कंसेप्ट ऑफ एडमिटेंस, कंसेप्ट ऑफ एडमिटेंस, कंसेप्ट ऑफ एडमिटेंस एंड एडमिटेंस ट्रायंगल, concept of admittance and admittance triangle, admittance triangle। तो वंस अगेन आई रिपीट क्या क्या करना है, एसी फंडामेंटल के सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड, ये सारे, उसके साथ साथ फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, ये पहला क्वेश्चन थ्योरी हो गया। फिर 3 डेरिवेशन है, एसी करंट थ्रू प्योर आर, एसी करंट थ्रू प्योर एल, एसी करंट थ्रू प्योर सी, ये 3 डेरिवेशन ध्यान से करना है। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ पावर फैक्टर, कंसेप्ट ऑफ पावर फैक्टर एंड पावर ट्रायंगल। तो पावर ट्रायंगल और पावर फैक्टर आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आरएलसी सीरीज, रेजोनेंस एंड पैरेलल के कंडीशंस, ये बाहर ही करना है याद से, आपको कहीं से भी इसका आंसर मिल जाएगा। एंड देन लास्ट कंसेप्ट एसी में करना है, दैट इज कॉल्ड एज कंसेप्ट ऑफ एडमिटेंस ट्रायंगल एंड एडमिटेंस। ये हो गया आपका 6 मार्क, इतना आराम से, मिनिमम बात कर रहा हूं मैं, 6 मार्क का काम आपका आराम से हो जाएगा।
और न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे तो न्यूमेरिकल्स के ऊपर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला न्यूमेरिकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आरएलसी सीरीज के ऊपर, आरएलसी सीरीज के ऊपर। उसके अंदर तीन सर्किट है, एक है आरएल, एक है आरसी और तीसरा है आरएलसी। पर ज्यादा करके फोकस करना आरएलसी पे या आरएल पे। चोक कॉइल या इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको 10 मार्क के लिए मिल जाएंगे आरएलसी सीरीज के, या ज्यादा से ज्यादा 6 to 10 मार्क्स। और दूसरा प्रॉब्लम जो आएगा उसे कहेंगे आरएलसी पैरेलल। ये सबसे पैरेलल सर्किट प्रॉब्लम, ये सबसे बोनस मार्क है, बिकॉज आरएलसी पैरेलल सर्किट के प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल होते हैं, तो इसका भी वेटेज जाएगा 6 to 10 मार्क। तो 12 + 6 पकड़ लिया तो आप एक्सपेक्ट कर सकते कि एसी सर्किट इटसेल्फ आपका 16 से 20 मार्क कवर कर देगा। तो नेक्स्ट 5 घंटे में आपको ये पार्ट उड़ाना है। तो पहले 5 घंटे में डीसी को खत्म करना है, ज्यादा प्यार नहीं करना है, बिकॉज यू डोंट हैव अ टाइम। नेक्स्ट के 5 घंटे के अंदर आपको एसी में क्लियर करना है। तो वंस अगेन आई रिपीट, एसी में क्या क्या करना है? डेफिनेशंस, एसी करंट थ्रू प्योर आरएलसी, पावर एंड पावर फैक्टर, कंडीशन फॉर आरएलसी सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस, कंसेप्ट ऑफ एडमिटेंस एंड एडमिटेंस ट्रायंगल। इतनी थ्योरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड प्रॉब्लम में जाएंगे तो आरएलसी सीरीज के ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है, एक आरएलसी पैरेलल के ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन आरएलसी सीरीज में अगर आपको फोकस करना है तो आरएल एंड आरएलसी के एक दो प्रॉब्लम जाने के पहले आप देख लो। दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एसी। आफ्टर एसी इसके बाद सारे जो चैप्टर बचे 4, वो पूरा का पूरा थ्योरी चैप्टर्स है। और ये थ्योरी चैप्टर्स हम एक बार एक देखते हैं कि एसी सर्किट के अंदर ही और एक टॉपिक है जिसे कहते हैं 3 फेज एसी सर्किट। इस टॉपिक का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो ये टॉपिक जब आप कर रहे हो तो ये इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इसके अंदर हमें 2 ही या 3 ही क्वेश्चन करना है और उसमें से एक आएगा, बिकॉज टोटली थ्योरी है। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर आएगा, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ 3 फेज, एडवांटेज ऑफ 3 फेज एसी सर्किट, एडवांटेज ऑफ 3 फेज एसी सर्किट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आएगा, ये गारंटेड ही करना है आपको, डिराइव voltage and current relationship। दो कनेक्शन है आपके पास, आपको भी पता है, वन स्टार और दूसरा रहेगा आपका डेल्टा, स्टार एंड डेल्टा। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ 3 फेज एसी सर्किट, या 6 मार्क के लिए लेवल का क्वेश्चन अगर देखा जाए तो डिराइव वोल्टेज एंड करंट रिलेशनशिप इन मोस्ट पॉपुलर कनेक्शन स्टार एंड डेल्टा। और तीसरा पॉइंट आएगा कंपेयर स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन। तो चौथा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन। तो पहला एडवांटेज और कंपेयर स्टार डेल्टा। तो ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हो जाएंगे, और 6 मार्क के लिए स्टार एंड डेल्टा। और गलती से कभी उन्होंने पूछ लिया तो पावर ट्रायंगल ऑफ 3 फेज, पावर ट्रायंगल ऑफ 3 फेज सर्किट, गलती से, चांसेस कम है। पहले 3 क्वेश्चन किसी भी हालत में करने तो गारंटेड आपके 6 मार्क्स हो जाएंगे। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ओनली रीडिंग नहीं चलेगा, प्रैक्टिस इट। और आपको अगर दिक्कत है ये 3 क्वेश्चन के लिए तो उसके लिए मैं वीडियो डाला है, उस वीडियो को एक बार जाने के पहले देख लेना, तो काफी हो जाएगा 6 मार्क्स के लिए। और इसको ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे के अंदर आपको खत्म करना है। यू हैव टू फिनिश विद इन 2 आवर्स, बिकॉज ओनली 3 to 4 क्वेश्चंस यू हैव टू कवर। सो दैट इज अबाउट 3 फेज सर्किट। नेक्स्ट टॉपिक और बोनस टॉपिक आपके पास रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफॉर्मर। पहले जमाने में ये बहुत बड़ा टॉपिक हुआ करता था। ट्रांसफॉर्मर इज अ बिग कंसेप्ट एक्चुअली, in machine it is act as one subject also, but nowadays this syllabus point of it is very straightforward and simple, only theory questions you have to do. So what theory questions you have to do in transformer? सबसे पहले working principle, सबसे पहले आपको क्या करना है, working principle and construction of transformer, working principle and construction of transformer, construction of transformer, XMER is a technical short form of transformer। ये क्वेश्चन हो गया पहला, 6 मार्क के लिए आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जिसके अंदर आपको स्टेप अप, स्टेप डाउन या
आइसोलेशन, ये सारे ट्रांसफॉर्मर विथ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के साथ थोड़ा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आएगा ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाता है। चौथा क्वेश्चन इसका आएगा दैट इज कॉल्ड एज लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, जिसके अंदर दो लॉसेस आएंगे, एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस लॉसेस। उसको कंबाइनली कहेंगे आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस। तो दो लॉसेस आपको एक्सप्लेन करना है, एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस लॉसेस। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। उसके साथ साथ और पूछा जा सकता है तो ये हो सकता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। इतना मुझे लगता है सफिशिएंट है 6 मार्क्स के लिए। कितने क्वेश्चन है देखो, 2 घंटे के अंदर ये सब कुछ होना चाहिए। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? 5 क्वेश्चंस। एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड कंस्ट्रक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। और एक क्वेश्चन मैं भूल गया, दैट इज व्हाट इज अ आइडियल ट्रांसफॉर्मर, व्हाट इज अ आइडियल ट्रांसफॉर्मर। इस क्वेश्चन के अलावा चांसेस बहुत कम है कि आपको और कुछ पूछा जाए। तो ये 4 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चंस भी आप अच्छी तरह से करोगे तो आपका 6 मार्क का गारंटी 100% हो जाएगा। और इसके लिए भी आपको 2 घंटे का टाइम पीरियड बहुत सफिशिएंट है। सो ये 4 क्वेश्चन अच्छी तरह से लिखना है, एक बार रीड करना, फिर बिना देखे हुए प्रैक्टिस करना है, देन एंड देन ओनली यू विल गेट द मार्क्स। तो ये 6 क्वेश्चंस आपको करना है इन टॉपिक कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मर। उसके बाद अगर हम आगे के टॉपिक की तरफ जाएंगे तो आगे का टॉपिक आपको भी पता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है इट्स मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन, मैंने कल ही इलेक्ट्रिकल मशीन के ऊपर पूरा वीडियो डाला है। तो ये वीडियो अगर आपको और भी कंसेप्ट कॉम्प्लिकेटेड लग रहे तो एक बार ध्यान से, ज्यादा नहीं, आधे घंटे का वीडियो है, एक बार अच्छी तरह से देख लेना एंड देन इन क्वेश्चन को रिवाइज करना। तो इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर आपको पहला क्वेश्चन करना है कंस्ट्रक्शन, पहला क्वेश्चन करना है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, बिकॉज डीसी मशीन रिमेन कॉमन फॉर बोथ जनरेटर एंड मैकेनिकल। देन सेकंड क्वेश्चन करना है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पहाड़ी करना है इसे, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर एंड जनरेटर, डीसी मोटर एंड जनरेटर। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसे याद से करना है। कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर एंड जनरेटर। तीसरा क्वेश्चन आपको ध्यान से करना है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। ये क्वेश्चन भी ध्यान से आपको करना है, डिराइव ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। देन फोर्थ क्वेश्चन आपका आएगा शॉर्ट नोट, कभी कभी शॉर्ट में ही पूछ सकते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन 1 डीसी जनरेटर के ऊपर। तो इसके अंदर सीरीज शंट दोनों बताना है, डीसी जनरेटर या दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा डीसी मोटर। शॉर्ट में अगर ज्यादा कुछ टाइम स्लॉट में नहीं हो रहा है तो ये क्वेश्चन भी ध्यान से आपको करना है कि शॉर्ट नोट ऑन डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर, जिसके अंदर एप्लीकेशन और एवरीथिंग आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। तो डीसी मोटर जनरेटर में इतना पार्ट 4 क्वेश्चन का काफी रहेगा, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन 100% आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता ही है हमेशा, इंडक्शन मोटर की बात करेंगे तो वाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर is not self started, why single phase induction motor is not self started। ये मैंने वीडियो के अंदर डाला है अच्छी तरह से, तो उसको अच्छी तरह से लिखना है समझ के। सेल्फ स्टार्टिंग जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन आएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही है। या नहीं हुआ तो व्हाट आर द स्टार्टिंग मेथड्स, 3 स्टार्टिंग मेथड है, तो व्हाट आर द स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो ये 2 क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन 100% आएगा ही। What is why single phase induction motor is not self started and what are the starting methods of सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। और उसके बाद बात बचती है 3 फेज की, तो उसके अंदर एक ही क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन
construction of explain construction and working principle, explain construction and working principle, construction and working principle of थ्री फेज इंडक्शन मोटर, एक क्वेश्चन आएगा. या व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ थ्री फेज मोटर, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ थ्री फेज मोटर. ये दोनों में से एक क्वेश्चन रहना ही चाहिए. तो ये दो क्वेश्चन की सीरीज में से एक क्वेश्चन आएगा. इसलिए डीसी इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए रफली वेटेज 12 से 16 मार्क का जाएगा. 12 से 16 मार्क, सो इट इज अ बिग पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर चार पार्ट है. मोटर जनरेटर है डीसी, देन इंडक्शन मोटर है सिंगल फेज, थ्री फेज है, और एक नया पार्ट ऐड किया है दैट इज ब्रशलेस डीसी मोटर. तो टाइम अगर मिला तो ब्रशलेस डीसी मोटर के ऊपर थोड़ा सा वर्क करके जाना. अगर गलती से टाइम मिला तो ये भी एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आ गया तो ऐसे ही मिला के इस पे 4 या 5 क्वेश्चन थियरी पॉइंट ऑफ व्यू आएंगे. वेटेज रहेगा 12 से 16 मार्क. सो वंस अगेन आई रिपीट, क्या क्या करना है. सबसे पहले मोटर एंड जनरेटर के ऊपर कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन अच्छी तरह से करना है. वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर एंड जनरेटर, जिसके अंदर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, हाउ मोटर वर्क्स, बोथ आर वर्किंग ऑन इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन प्रिंसिपल. देन यू हैव टू राइट शॉर्ट नोट आइदर ऑन डीसी जनरेटर और मोटर. व्हाई सिंगल फेज, ये तो क्वेश्चन मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है. व्हाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टेड. और ये क्वेश्चन नहीं होगा तो व्हाई नॉट सेल्फ स्टार्टेड, सो हाउ यू मेक इट सेल्फ स्टार्टेड. तीन टाइप का स्प्लिट फेज, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन या परमानेंट कैपेसिटर मोटर. एंड देन थ्री फेज के अंदर ज्यादा कुछ नहीं. 4 मार्क्स के लिए क्या पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, वाउंड रोटर मोटर, ये सारे मोटर्स. और नहीं हुआ तो शॉर्ट में व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर. दे आर वेरी सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, हाई परफॉर्मेंस, इकोनॉमिकल, efficiency high, maintenance is low. These are the some advantage you have to buy for three phase motor. And finally एक नया टॉपिक डाला है, उसका नाम है ब्रशलेस डीसी मोटर. टाइम मिला तो इससे भी अच्छी तरह से करना है. तो ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको 3 घंटे के अंदर खत्म करना है, और ये करोगे तो आपको 12 से 16 मार्क का काम आराम से हो जाएगा. सो दिस इज योर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी टू मेक द मशीन पार्ट. आफ्टर मशीन पार्ट अभी आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट. कौन सा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट. इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में अगर हम देखेंगे तो 3 टॉपिक है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट के अंदर. इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट के अंदर आपके 3 टॉपिक है. मैं साथ में ही लिखता हूं तो ताकि समझने के लिए आसान रहेगा. इसका भी वेटेज रफली 12 से 16 मार्क जाएगा. 12 से 16 मार्क. तो इसके अंदर सबसे बोनस मार्क्स है आपके डायोड्स, और डायोड के अंदर आपको 100% करना है जीनर डायोड वर्किंग, जीनर डायोड वर्किंग, या जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ये पार्ट करना है, रेगुलेटर. उसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर आएगा फोटोडायोड, फोटोडायोड वर्किंग, फोटोडायोड वर्किंग. ये याद से करना है आपको, फोटोडायोड वर्किंग. फोटोडायोड वर्किंग मतलब वर्किंग प्रिंसिपल, अच्छी तरह से डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है वर्किंग प्रिंसिपल्स. या नहीं हुआ तो एप्लीकेशन ऑफ फोटोडायोड. ये 4 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ फोटोडायोड एंड जीनर डायोड भी करके रखो. ड्यूरिंग वोल्टेज रेगुलेटर तो एप्लीकेशन है फोटोडायोड. सो ये 4 क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 मिनट, 1 घंटा पकड़ लो. 1 आवर्स का अगर आप मेहनत करोगे 4 क्वेश्चन के लिए तो ऑटोमेटिकली आपको आराम से 4 to 6 मार्क्स मिल जाएंगे. तो ये रहेगा आपका डायोड पार्ट. डायोड के पार्ट आएगा आपका बीजेटी एंड देन आएगा एपीटी. इतना पोर्शन है आपका डायोड, देन बीजेटी एंड देन एपीटी. तो जब हम बीजेटी की बात करेंगे तो बीजेटी के अंदर बहुत कुछ नहीं करना है. 2 क्वेश्चन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बीजेटी, बाय जंक्शन ट्रांजिस्टर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बीजेटी. अगर टाइम मिला तो मैं इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो डालूंगा, बट टाइम मेरे पास शॉर्ट है. बट गलती से अगर टाइम मिलता है तो आई कैन अपलोड दिस वीडियो ऑल्सो विद दिस क्वेश्चंस. वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बीजेटी. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको करना है बीजेटी एज एन एम्पलीफायर, ये 2 क्वेश्चन आपको करना है बस. एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बीजेटी
and BJT as an amplifier. तो opposite side APT में भी same working principle of APT, working principle of APT, और उसके अंदर APT as an amplifier, APT as an amplifier. अभी मुझे क्या लग रहा है कि आइदर वर्किंग बीजेटी का आ सकता है या एपीटी का आ सकता है, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही, इसके ऊपर दो क्वेश्चन आएंगे, या बीजेटी एज एन एम्पलीफायर या एपीटी एज एन एम्पलीफायर. तो ये कैटेगरी से एक कैटेगरी से एक, और ये कुछ नहीं हुआ तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन याद करके करना है, कंपैरिजन बिटवीन बीजेटी एंड एपीटी. सो कितने क्वेश्चंस हो गए टोटल? 5, और 5 में से कितने आएंगे? टोटल 2 क्वेश्चंस आएंगे. मतलब इसका भी वेटेज आपका 4 to 10 मार्क्स तक जा सकता है, मतलब 6 to 10 मार्क्स, सॉरी 6 to 10 मार्क्स का वेटेज जा सकता है एपीडी में. तो वापस एक बार रिपीट करता हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट अगर आप अच्छी तरह से करते तो ये 4 घंटे के अंदर होना चाहिए, 4 आवर्स के अंदर, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं. और इसका वेटेज रफली 12 से 16 या कभी कभी 20 मार्क्स तक भी जा सकता है, जिसके अंदर 3 टॉपिक आएंगे, डायोड, बीजेटी एंड एपीटी. तो अगर हम डायोड की बात करेंगे तो डायोड के ऊपर आपको 4 क्वेश्चन करना है. जेनर डायोड वर्किंग, जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, फोटोडायोड, इसका वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ फोटोडायोड. तो ये 4 में से एक या 2 क्वेश्चन आएगा. फिर बीजेटी एपीटी को कंबाइन भी करते हैं तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बीजेटी पूछा जाएगा या वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एपीटी आएगा ही, दोनों में से एक. या दूसरा क्वेश्चन बीजेटी एज एन एम्पलीफायर या एपीटी एज एन एम्पलीफायर, ये गारंटेड क्वेश्चन है. एपीटी एंड बीजेटी एज एन एम्पलीफायर में से एक गारंटेड आएगा, नहीं तो कंपैरिजन बिटवीन बीजेटी एंड एपीटी. तो इसको कंबाइन अगर आप देखेंगे तो 4 घंटे के अंदर रहेगा. तो अगर हम टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो मैंने जो एनालिसिस किया है, ये 25 से 30 घंटे तक आराम से आपको हो जाना चाहिए, और उतना 1.5 दिन मुंबई यूनिवर्सिटी पीपल आपके पास है. तो डोंट वरी अबाउट दिस. अगर आप 1.5 दिन अच्छी तरह से देंगे तो यू कम विद अ फाइन क्लियर मोर देन 50 मार्क्स ऑल्सो. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो. डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम. थैंक यू.